हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, इस समय हम मैथ में अनुपात और समानुपात का चैप्टर पढ़ा रहे हैं और अभी तक हमने इसके 2 लेक्चर लिए। आज इसका तीसरा लेक्चर है। हमने पहले और दूसरे लेक्चर में क्या बताया इसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने बताया था अनुपात क्या होता है, अनुपात की परिभाषा क्या है, अनुपात के उद्देश्य क्या होते हैं, साथ ही साथ हमने बताया था कि अनुपात के सिद्धांत क्या हैं। दूसरे लेक्चर में हमने जो है इन्हीं सब टॉपिकों पर आधारित कुछ छोटे मोटे प्रश्नों को सीखा था। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि अगर मान लीजिए हमें A अनुपात B दिया गया है और B अनुपात C दिया गया है, तो हम यहाँ से A अनुपात C कैसे फाइंड करेंगे और A अनुपात B अनुपात C कैसे फाइंड करेंगे। एक तो महत्वपूर्ण ये था। इसी के साथ साथ हमने आपको बताया कि A अनुपात B यदि हमें दिया गया हो, B अनुपात C हमें दिया गया हो और C अनुपात D हमें दिया गया हो, तो हम A अनुपात D कैसे फाइंड करेंगे और A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कैसे फाइंड करेंगे। तो इतनी चीजें हमने आपको बताया। अब दोस्तों, हम नए नियम को बताने से पहले ये चाहते हैं कि कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखलाओं को हम लेकर चले, जिससे कि जो है आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम जो है आगे का नियम बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं इन पर आधारित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा कि यदि A अनुपात B 2 अनुपात 6 तथा B अनुपात C 5 अनुपात 9 हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें A अनुपात B दिया गया है और दोस्तों इसका लगाने का तरीका आप ऐसे ही करिए जैसे हम कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस में जब आपके आ जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, B अनुपात C है 5 अनुपात 9। अब इसमें हमने उल्टा यन वाला नियम बताया था। आई होप अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा। उल्टा यन वाले में क्या करेंगे, उल्टा यन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो देखिए ये कुछ उल्टा यन की तरीके से दिखता है, इसीलिए उल्टा यन वाला नियम भी कहते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। अर्थात यहाँ से हमें निकल के आएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 5 दूनी 10 अनुपात, और यहाँ पर देखिए 5 छक 30 अनुपात 9 छक 54। अच्छा दोस्तों, देखिए तीनों नंबर को अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों नंबरों को एक सिंगल नंबर काट सकता है, जो कि है 2 से अगर हम इसको काटें तो 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे तो 15 बार में 30 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 27 ये आ जाएगा। अर्थात 5 अनुपात 15 अनुपात 27। अब ऑप्शन में अगर ये दिया गया होगा तो ये उत्तर सही होगा, अगर ऑप्शन में ये दिया गया होगा तो ये उत्तर सही होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला 10 30 54। तो देखिए दूसरा वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम उल्टा यन वाला नियम का यूज करके A अनुपात B अनुपात C फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में हमसे पूछता कि A अनुपात C क्या होगा, तो देखिए A कितना है 10 और C कितना है 54, तो ये हो जाता 10 अनुपात 54 हो जाता। और एक चीज बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देखिएगा, और नहीं तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। इसमें उल्टा यन वाला नियम हम तभी अप्लाई करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, B पर इंड हो रहा है। जैसे A अनुपात B है तो जो दूसरा वाला शुरू हुआ वो B से ही शुरू होना चाहिए, B अनुपात C होना चाहिए। अगर यहाँ पर C अनुपात B दिया गया होता, मान लीजिए हमें C अनुपात B दिया गया होता 9 अनुपात 5, तो और A अनुपात B हमें दिया जैसे गया है 2 अनुपात 6, तो अब यहाँ पर उल्टा यन वाला नियम हम लगा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि देखिए A अनुपात B है तो यहाँ पर B अनुपात C होना चाहिए था, लेकिन लिखा गया C अनुपात B। तो क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे और रेसिप्रोकल हो जाएगा C अनुपात B का B अनुपात C हो जाएगा। तब यहाँ पर ये भी उलट जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो 9 अनुपात 5 है वो हो जाएगा 5 अनुपात 9। अब देखिए A अनुपात B से इंड और B अनुपात C B से स्टार्टिंग हो रही है, अर्थात यहाँ पर उल्टा यन वाला नियम हम लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस बार हमने अगला प्रश्न लिया और अगले प्रश्न में हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा गया है। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 5:4 है, सी अनुपात डी 3:7 है। तो ए बी सी और डी का अनुपात के रूप में वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जो लिखा गया है एज इट इज लिख दीजिए। जैसे ए अनुपात बी क्या लिखा गया है 2:3 और बी अनुपात सी लिखा गया है 5:4। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको ये बताया था कि यदि हमें 4 पदों का अनुपात ज्ञात करना होगा, अर्थात ए बी और बी सी और सी डी, यहाँ पर देखिए 4 पद कौन कौन से, ए है, बी है, सी है और डी है। तो सबसे पहले हम 3 पदों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, अर्थात ए बी और बी सी का। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि उल्टा एन वाला नियम अप्लाई कर दीजिए, लगा दीजिए। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 10 अनुपात 5/3 15 अनुपात 4/3 12। अब यहां से जो अगला दिया गया है सी अनुपात डी, इसको इसके नीचे जैसे लिखा गया है वैसे लिख दीजिए और यहां पर लिखा गया है 3:7। बस जैसा ही आपने ये किया आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां से बन जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा। देखिए 10 का गुणा इसमें करिए 10×3 अनुपात लगाइए, 15 का गुणा इसमें करिए 15×3 अनुपात लगाइए, 12 का गुणा इसमें करिए 12×4 36 अनुपात लगाइए। एक बार देखिए ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों नंबरों का गुणा पहले पद के साथ हमने किया। बस क्या करना होगा, ये जो लास्ट पद दिख रहा है इस लास्ट पद का गुणा सिर्फ लास्ट पद के साथ कर दीजिए, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 12×7 = 84। देखिए इसको हमने अलग पेन से इसीलिए लिखा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आइए ऑप्शन देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या हुआ 30 45 36 84। और भैया यहाँ पर देखिए 30 45 36 84 कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो आप ये सोचने लगे होंगे कि उत्तर गलत है या तो फिर ऑप्शन गलत रखा गया है। ऐसा नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके रखा गया है। सिंप्लीफाई करने का तात्पर्य ये है कि किसी एक ऐसे नंबर से सबको काट दिया गया है जो तीनों में कॉमन है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो दो के अगर मान लीजिए 2 से आप काटना शुरू करते हैं तो 30 तो कट जाएगा लेकिन 45 नहीं कटेगा, तो छोड़िए। 3 से करिए, तो अगर 3 से काटिए देखिए 3 से सभी कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 28 और ये जिसमें मिलेगा वो सही होगा, अर्थात 10 15 12 28 10 15 12 28। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए 10 15 12 28 अर्थात ए का कितना है 10, बी का कितना है 15, सी का क्या है 12 और डी का कितना है 28। अब यहाँ पर देखिए वही 10 12 15 28 आगे पीछे करके रखे गए हैं, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा आप। अनुपात सीक्वेंस वाइज ही रखा जाता है, जैसे पहले ए का पूछा है फिर बी फिर सी फिर डी का पूछा गया है, तो ये इसका सीक्वेंस बन के आया है। ठीक है, अब इसमें अगर इस तरीके से रख दिया जाएगा तो ये आपका जो, अगर आप मान लीजिए कि आपने इसको ना चूज करके कोई जल्दीबाजी में और ऑप्शन आपने चूज कर लिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस को ध्यान में रखना है अनुपात में बदलते समय, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमने यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिया है, ठीक है, इसमें इस बार हमसे जो अनुपात पूछा गया है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर ए बी सी डी और अनुपात ई भी है। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा गया है। वैसे बेसिकली एग्जाम में यहाँ तक नहीं पूछा जाता इतना ज़्यादा, लेकिन जो है मान लीजिए पूछ ही लिया गया तो क्या करेंगे, तो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का यूज करके ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देंगे। इसके बाद उसके नीचे जैसा कि अभी पिछले वाले प्रश्न में बताया कि सी अनुपात डी रखकर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल देंगे। उसके बाद उसके नीचे डी अनुपात ई रखकर जो है आप ए बी सी और डी तीनों का मान निकाल देंगे। तो देखिए करना क्या होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 1:2 और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 3:4। उल्टा एन लगा दीजिए। ठीक है, यहां से बन जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6
और 4 2 4 जा 8। ये हो गया ए बी और सी। अब यहाँ से सी अनुपात डी निकालने के लिए इसके नीचे सी अनुपात डी रखिए और वो कितना है 6 अनुपात 9 है, रख दीजिए। चलिए तो यहाँ से देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर आ जाएगा। देखिए इसका गुणा इसके साथ करिए, इसका भी और इसका भी, तो 3 छक 18 अनुपाते 6 छमा का 36 अनुपाते 8 छक 48 अनुपाते और लास्ट में जो है 8 का गुणा 9 के साथ कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने दूसरा कलर यूज किया और 8 9 जा 72 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आप देखिए क्या करेंगे, ए बी सी और डी तक निकल के आ गया। अब यहाँ पर रखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हमारा क्या निकल के आया, 18 अनुपाते 36 अनुपाते 48 अनुपाते 72। अब हमें इसके नीचे रखना होगा डी अनुपाते ई बराबर क्या होगा। ठीक है, तो डी अनुपाते ये हमें दिया गया 12 अनुपाते 16। तो यहाँ पर अब देखिए गुणा जो करना है वो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन है, इसको भी हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से करने के लिए करना क्या होगा, देखिए कोई भी कैलकुलेशन हो वो इजी तभी लगता है जब अंक छोटे हो। जैसे हमने कहा भैया 3 से 2 में गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम यहीं से आपसे कह रहे हैं 18 से 12 में गुणा कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 18 ऊपर लिखेंगे 12 नीचे करेंगे और गुणा करेंगे। तो क्यों ना ऐसा कुछ कर लिया जाए कि डिजिट्स ही छोटे हो जाए। अगर अंक छोटे हो जाएंगे, सॉरी देखिए यहाँ पर 72 लिखना था, साथ ही लिखिए, अगर अंक छोटे हो जाएंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने इसी चीज को बताने के लिए हमने एक बार ऐसे लिख दिया था, तो हम आपको दिखाना चाहते थे कि अंक अगर बड़े होंगे तो कैलकुलेशन टफ होगा। तो अगर अंकों को छोटा करना है तो हमने क्या बताया था कि अनुपात को ध्यान से देखिए और किसी सिंगल नंबर से काटते हुए चले जाइए, तब तक काटिए जब तक चारों पद उस नंबर से कटते हुए चले जाएं। तो देखिए यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 6 से कैंसिल होगा 18, 6 त्रिक 18, 6 से काटेंगे 6 छवा के 36, 6 से काटेंगे तो 8 छक 48 और 6 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 छक 72 होता है। अब आप 18 36 48 72 ना रखिए, ठीक है, उसकी जगह पे क्या रखिए, उसकी जगह पे 3 6 8 और 12 रखिए, 3 6 8 और 12। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं गुरुजी हम एक चीज यहाँ पर और कर सकते हैं कि 12 और 16 भी तो कट रहा है, तो क्यों ना इसको भी काट के थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। तो देखिए 12 और 16 को अगर चेंज करेंगे यहाँ पर तो 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 4 16, तो डी अनुपात ई जो है 3 अनुपात 4 हो जाएगा, तो 3 अनुपात 4 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ से आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया आसान। करना क्या होगा, 3 का गुणा 3 में करिए, 3 त्रिक का 9 अनुपात बना, 6 का गुणा इसमें करिए 6 त्रिक 18, 8 का गुणा इसमें करिए 8 त्रिक 24। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इसका गुणा भी हमने साथ किया, इसका भी और इसका भी। अब जो 12 है उस 12 का गुणा एक बार 3 में भी करना होगा और एक बार 4 में भी करना होगा। तो आगे ये हो जाएगा, जब 12 से करेंगे 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो किसी सिंगल नंबर से अगर कट रहा हो तो सबको काट लीजिए। देखिए अगर काटेंगे 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, तीनों 8 24 और 3 से काटेंगे यहाँ पर तो 12 और 3 से काटेंगे तो 16। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब हम ए बी सी डी ई अर्थात हमने क्या निकाला, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकाला है, तो फिर क्या करना होगा कि जो अंतिम वाला पद है इस अंतिम वाले पद से नीचे के दोनों पदों में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसा कि देखिए हमने 36 लिखा 48 लिखा और उसके बाद कट रहा था 3 से, तो हमने काट के सिंप्लीफाई करके ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी और ई तक निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न लिया और अब इस प्रश्न का लेवल इतना अच्छा है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस चीज को कि अगर आपने
पहले कभी इस टाइप का प्रश्न नहीं लगाया होगा तो फिर इसको आप आसानी से लगा भी नहीं पाएंगे, और नहीं तो कोई आपका मित्र हो, कोई दोस्त हो, उससे आप स्वयं इस प्रश्न को देकर उससे पूछ सकते हैं। आई होप, यही उम्मीद करते हैं कि अगर उसने भी इस टाइप का प्रश्न नहीं देखा होगा तो फिर वो उसको लगा नहीं पाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि इस प्रश्न में कोई भी दम नहीं है, बस आपको समझने की देरी है यहाँ पर, क्योंकि लॉजिक है इसमें कई चीजें। अब जैसे देखिए क्या लिखा गया है, ए बी के अनुक्रमानुपाती है और सी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ पर अगर आप अनुक्रमानुपाती जानते हैं और व्युत्क्रमानुपाती जानते हैं तभी आप संबंध को बना पाएंगे, और जब संबंध बनेगा तभी जो आप वैल्यू को पुट करके आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए जो कह रहा है वो करते हुए हम चलते हैं। ए बी के अनुक्रमानुपाती है, तो अनुक्रमानुपाती के लिए आप ऐसे कर दीजिए, इसको कहते हैं ए बी के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, इसके बाद कह रहा ए बी के अनुक्रमानुपाती है और सी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात ये जो ए है वो सी के व्युत्क्रमानुपाती है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगर हम इन दोनों समीकरण को कंबाइंड कर दें मतलब कि एक साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, ए अनुपाते बी बटा सी हो जाएगा। और आपने जो है आपने सुना होगा जो है मतलब कि ऐसे अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का जब सिंबल हम हटाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कई बार हाई स्कूल इंटर में भी ऐसे जो है साइंस वगैरह में फिजिक्स में ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं कि वहां पर जब हम अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको पता होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब हम इस अनुक्रमानुपाती के सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। तो हम मान लेते कोई भी नियतांक आप ले लीजिए, जैसे a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं हम एक जो है नियतांक ले लेते हैं k, तो a बराबर k b बटा c हो जाएगा। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, जब a का मान 12 है और b का मान 6 है और c का मान 2 है, ठीक है, तो हम यहां से k का मान अब आराम से निकाल सकते हैं। a का मान कितना है 12 रख दीजिए, k b का मान 6 दिया गया है और c का मान देखिए दिया गया है 2। यही तो कह रहा है, जब a का मान 12 है और b का मान 6 है, c का मान 2 है, तो a का मान क्या होगा यदि हम b के मान और c के मान में परिवर्तन कर दें, अर्थात b के मान को 12 कर दें और c के मान को 3 कर दें, तब a का मान क्या होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें k का मान निकालना पड़ेगा। तो ऊपर दिए गए रिलेशन से हम k का मान फाइंड कर लेंगे। यहां से देखिए 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, तो 12 बराबर हो जाएगा k इंटू 3 आके डिवाइड करेगा तो k इक्वल टू हो जाएगा 12 बटा 3 और 3 चौक 12, अर्थात k का मान निकल के आ गया 4। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इस k के मान को इस रिलेशन में रखेंगे। तो रिलेशन क्या था हमारे पास, a बराबर k b बटा c। हमें a का मान पूछा जा रहा है, a की जगह पे इस बार हम कुछ भी नहीं रखेंगे। k का मान देखिए हमें दिया गया है 4 और b का मान हमें दिया गया है 12, तो 12 रख दीजिए और c का मान दिया गया है 3, तो 3 से काटे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 4 और 4 4 जा हो जाएगा 16, अर्थात a का मान आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मतलब इसको कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये उसी श्रृंखला में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली। बस यहाँ पर इन 2 चीजों को जानना है, और चूंकि हमें समझाना था तो इतना जो है थोड़ा सा स्पेस हमने लिया ज्यादा, और नहीं तो कुछ है नहीं प्रश्न में। अब जैसे देखिए छोटे मोटे कैलकुलेशन है जो कि आप माइंड में कर सकते हैं, जैसे 2 3 जा 6 हुआ, 3 आया, 3 से इसको काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ गया, 4 की वैल्यू उठा के और सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो सारी चीजें जो है यहाँ सेटअप हो जाएंगी, माइंड में हो जाएंगी। लेकिन हमें यहाँ पर जो है प्रोसेस आपको दिखाना था, तो फिर हमने ईजिली और थोड़ा एक्सप्लेन करके हमने दिखाया यहाँ पर, तो इसको आप नोट कर लीजिए और हम आगे चलते हैं। ये हमने प्रश्न लिया कि 1545 रुपए को P, Q और R में इस प्रकार बांटिए कि P को R का 1/3 भाग और R को Q का 1/4 भाग प्राप्त हो, तो यहाँ पर Q का भाग क्या होगा। तो जो रिलेशन दिया गया है P किसके बराबर है, देखिए कह रहा कि P का जो मान है, P को R का 1/3 भाग मिला, अर्थात P किसके बराबर है, R के 1/3 के बराबर है, तो R का 1/3, अर्थात
P बराबर हो जाएगा R गुणे 3 एकम 3 और 1 4/3। अब अगर R को हम P की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, अर्थात P/R हो जाएगा 4/3। और हमने बताया था कि भिन्न के सरलतम रूप को ही क्या कहते हैं, अनुपात। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P/R बराबर हो जाएगा 4/3। P/R निकल के आ गया। आगे चलिए, अब यहाँ से क्या कह रहा है, R को Q का, मतलब R किसके बराबर है, R Q के 3 सही 1/4 के बराबर है। तो 3 सही 1/4, तो R बराबर हो जाएगा Q गुणे 4 3 12 और 1 13/4। अब देखिए Q यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो R की तरफ आकर डिवाइड करेगा R को, और यहाँ पर हो जाएगा 13/4। फिर किसी भिन्न के सरलतम भाग को अनुपात कहते हैं, अर्थात R अनुपाते Q बराबर हो जाएगा 13/4। ठीक, अब यहाँ से हमें निकालना था Q का भाग। तो अगर हमें Q का भाग निकालना है तो देखिए सेम उसी तरीके से बन गया ना कि A अनुपात B और B अनुपात C दिया गया होगा, तो हम यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे। और यही हमने जो है आपको लेक्चर नंबर 2 में और आज भी हमने यही बताया कि ऐसे जो प्रश्न दिए होते हैं, जैसे A अनुपात B दे दिया, B अनुपात C दे दिया, तो A अनुपात B अनुपात C पूछ भी सकता है और नहीं पूछ सकता है, लेकिन हम इसको इग्नोर करके अनुपात को नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि अगर वो पूछेगा तो अच्छी बात है, नहीं पूछेगा तो उसका प्रयोग जो है छोटे प्रश्नों के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। जैसे देखिए इसका प्रयोग यहाँ पर करने को आ गया है। तो हमने R अनुपाते Q निकाल दिया और क्या आया, 13/4 आया। अब देखिए जैसा कि हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि जैसा कि अभी हमने बताया कि A अनुपात B आपको दिया हो या B अनुपात C दिया गया हो, तो हमें A अनुपात B अनुपात C निकालने को पूछा जा सकता है, या फिर A अनुपात C निकालने को पूछा जा सकता है, या नहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग जो है मतलब कि प्रश्नों के अंतर्गत नहीं होगा। ठीक है, इस नियम को हमने बताया इसलिए क्योंकि अगर ये डायरेक्ट पूछ लिया गया तब तो बल्ले बल्ले हैं, अगर डायरेक्ट नहीं पूछा गया तो प्रश्नों के अंतर्गत इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर P अनुपाते R दिया गया है और R अनुपाते Q दिया गया है, तो हम यहाँ से P अनुपाते R अनुपाते Q को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम Q का भाग निकालेंगे। तो आइए देखिए क्या दिया गया, P अनुपाते R हमें दिया गया है 4/3। और अच्छी बात यह है कि देखिए यहाँ से R पे इंड हो रहा है, तो दूसरा वाला रेशियो जो R से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल होकर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो R अनुपाते Q बराबर हो जाएगा 13/4। चलिए P/R/Q निकाल दीजिए। P अनुपाते R अनुपाते Q बराबर हो जाएगा 13 चौका 52, उल्टा एन लगाइए, 13 तिया 39 और 4 तिहाई 12। अब देखिए क्या है कि P अनुपाते R अनुपाते Q का अनुपात निकल के आ गया। अब प्रश्न देखिए क्या है कि इसी 1445 रुपए को P Q और R में बांटा गया। ठीक है, P और Q और R में बांटा गया, तो किस अनुपात में बांटा गया वो अनुपात निकल के आ गया। अर्थात यदि अगर हम इन अनुपातों को जोड़ दें तो इन अनुपात का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 1445 के बराबर होगा। तो यहां से हम निकालेंगे आनुपातिक योग, इनका आनुपातिक योग। और जब हम आनुपातिक योग निकालेंगे तो 52, 39 और 12 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 103। अब यहाँ से ये अनुपात में जो बांटा गया था पैसा उसका समाया 103 यूनिट, और यहाँ पर रियल जो पैसा है वो कितने के बराबर है, 1445 के। अर्थात आनुपातिक योग जो 103 आया है वही जो है 1445 है, बस अनुपात में वो 103 यूनिट के रूप में आया है, और रियल और एक्चुअल में देखा जाए तो 1445 के बराबर है। तो अगर बराबर कह रहे हैं तो क्यों ना हम 103 को 1445 के बराबर कर लें। बराबर कर लिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि 103 पेन का दाम 1445 है, तो एक पेन का दाम क्या होगा, 1445/103। और भैया इसको काटेंगे ना तो 15 बार में कट जाएगा। अर्थात यूं कह सकते हैं कि एक पेन का मान निकल के आ गया, कितना होता है, 15। अब हमें Q का भाग पूछा गया है, तो Q का भाग कितना है, देखिए लास्ट में Q पद जो है, Q वाला पद एकदम लास्ट में, यहाँ पर लास्ट वाला पद 12 है, अर्थात Q का मान जो है 12 यूनिट है।
अगर एक का मान 15 है तो 12 यूनिट का मान क्या होगा, तो 12 यूनिट का मान निकालने के लिए 15 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 जीरो और 15 का 15 3 18, 180 रुपया जो है आ जाएगा, अर्थात क्यू को कितना रुपया मिला, 180 रुपया मिला। इसी तरीके से आप निकाल सकते थे कि आर को कितना रुपया मिला, तो एक का मान 15 है तो आर का निकालने के लिए 39 में 15 से गुणा कर दीजिए, पी का मान निकालना होता तो 52 में 15 से ले आके गुणा कर देते। तो इस तरीके से हम जो है रुपए को 3 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि जो है टाफियों के बारे में कह दिया जाए कि 400-500 टाफियां हैं, 3 लोग हैं, उनके बीच में इस रेशियो में बांटा गया, तो बताइए प्रत्येक को कितना मिला। तो आप क्या करेंगे, जो अनुपात दिया होगा उस अनुपात को आप जोड़ लेंगे और जोड़ के जितनी वैल्यू दी गई होगी उसके बराबर करके एक का मान निकाल देंगे। उसके बाद जब एक का मान निकल के आ जाएगा, जैसे यहाँ पर अनुपात 52, 39 और 12 आया था, वैसे ही जो आप क्या करेंगे, एक का मान उठाएंगे और जिसका पूछेगा उसमें ले जाकर उसके अनुपात में गुणा कर देंगे, तो जो है हमें रियल वैल्यू पता चल जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट में करके बताइए कि यदि आपको जो है कुछ नया और सीखना है इसके अंतर्गत, तो हम उसको भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।